नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेस बाय के एम सर। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी मैथ मतलब गणित की किताब स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले आप भी पढ़ेंगे। वैसे आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका नेम तो है, जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो तो आपका संबंध एवं फलन है, बट हम लोग सबसे पहले आप भी पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये एक तरीका होता है पढ़ाने का कि किस कब कौन सा चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से बच्चों को बताएं जिससे बच्चों को समझ में आए। तो मैं आप लोगों को कुछ आप भी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, आप भी क्या होता है, एम एन संख्याओं के समुच्चय को जब एम पंक्तियों और एन स्तंभ वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, आप भी उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? देखना आप, जब इस तरह से ए बी सी डी ये आपका एक आव्यूह जो कितने क्रम का है, ये आपका 2 × 2 क्रम का आव्यूह है। ये कैसे है, देखिए ये जो आपका ये होता है ना, इस तरह से ये आपका स्तंभ होता है और ये आपकी पंक्ति होती है, ठीक है? तो पहले पंक्ति लिखी जाती है, उसका स्तंभ ले जाते, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां और 2 ही स्तंभ है। मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ से ऐसा बढ़ा देता, इस तरह से कर देता, तो क्या होता है, यहाँ देखिए 1 2 3 3 पंक्तियां हो जाती हैं और स्तंभ 1 2 2 स्तंभ, तो ये 3 गुणित 2 का आप भी हो जाता, कि क्रम का आप भी हो जाता, ठीक है? ये हम आप भी निरूपण करते हैं। जो ये आपका होता है, ये पहला वाला पद, इसको हम लोग A11, इसको A12, इसको A13, है ना? इसको इसी प्रकार मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसको किस क्रम में लिखते हैं। देखिए आप भी हम लोग A11 A12 A13 और यहाँ पे A21 A22 A23 A31 A32 A33 से लिखते हैं। यहाँ पे A11 का मतलब कि पहली पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है? यहाँ 12 का मतलब क्या है, पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो, और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, ठीक है? तो मैं रो और कॉलम भी यूज कर सकता हूँ। तो 11 का मतलब रो, पहली रो एंड फर्स्ट कॉलम, यहाँ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। जैसे यहाँ पे A21 यानी कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग निरूपण कर सकते हैं। इससे और भी ज्यादा कर सकेंगे, यही नहीं कि 3 3 तक A4 को यहाँ पे कई बार हम आगे तक जा सकते हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस है आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ 3 गुणित 3 का 3 क्रम का आव्यूह ही है, तो हम लोग इतने का ही अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको अब आव्यूह के प्रकार बता देता हूँ। जैसे कि आव्यूह आपके क्या होते हैं, आपका एक आव्यूह होता है क्षैतिज आव्यूह, ठीक है? क्षैतिज आव्यूह होता है, तो क्षैतिज आव्यूह के बारे में बता दूं। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, देखिए जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। पंक्तियों की संख्या यानी कि अगर पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है, ठीक है, इसका मतलब ये आपका क्षैतिज आव्यूह है। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है, जिस ये देखिए क्षैतिज में ऐसे याद कर लीजिए, क्षैतिज में पंक्तियों की संख्या कम स्तंभों की संख्या अधिक होती है, और जो ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है उसमें आपके पंक्तियों की संख्या कम, ठीक है, और स्तंभों की संख्या ज्यादा होती है। सॉरी, जो आपकी पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या ज्यादा होती है वो आपका क्षैतिज आव्यूह, एंड जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। यानी कि अगर आपका ये वाला है 3 गुणित 2 का, ये या जैसा आव्यूह 3 गुणित 2 का कोई जैसे ये है, तो ये आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, ठीक है? वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे कि 2 गुणित 2 का आव्यूह है वो आपका वर्ग आव्यूह, 3 गुणित 3 का आव्यूह आपका वर्ग आव्यूह हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे A B C D इतना लिखा था जब मैंने पहले, ये आपका वर्ग आव्यूह था, ठीक है? और इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, एक आपका पंक्ति आव्यूह होता है, जिसे पंक्ति सदिश भी कहते हैं। ये क्या होता है, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह पंक्ति सदिश कहते हैं। पंक्ति मतलब पंक्ति पंक्ति आव्यूह में आपको एक उदाहरण देता हूँ। पंक्ति आव्यूह जैसे कि मान लीजिए आपका
डी मान लीजिए, हमने पंक्ति आव्यूह को डी मान लिया, 0 -1 4 2, आप कुछ भी मान सकते हैं। ये आपका 1 × 4 का क्रम का वर्ग, आप सॉरी 1 × 4 क्रम का आपका आव्यूह है, ठीक है। तो ये आपका जो आव्यूह है ना, ये आपका पंक्ति आव्यूह है, इसको आप पंक्ति आव्यूह बोलेंगे क्योंकि इसमें जो आपकी पंक्ति है, पंक्ति की संख्या 1 है, ये देखिए एक पंक्ति है और स्तंभ 4 है। स्तंभ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर आप यह देखिए कि आप पंक्तियां कितनी है, पंक्ति 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्तंभ आव्यूह, स्तंभ सदिश, जिस आव्यूह केवल एक स्तंभ होता है, जैसे इसमें एक पंक्ति है उसमें सिर्फ एक स्तंभ होगा, तो वो आपका स्तंभ आव्यूह स्तंभ सदिश कहेंगे। जैसे यहाँ 0 -1 4 2 लिखा था, तो इन सब को मैं ऐसे नीचे कॉलम में लिख लूं। इसके बाद हमारा है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण का क्या होता है, तो हमारा ये वर्ग आव्यूह होता है Aij n × n के वह अवयव जिनके लिए i = j, मतलब आप समझ लीजिए, ये मैं आपको एक उदाहरण देख के बताता हूँ। जैसे 3 0 1 2 5 3 -3 8 4, इसका जो विकर्ण आव्यूह है वो आपका ये है, सिर्फ इतना, ये आप विकर्ण डालेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, विकर्ण सिर्फ ऐसा डालेंगे, आप कहीं ऐसा ये वाला ले आए, ऐसा आपका गलत हो जाएगा, ये आपको सिर्फ ऐसा ही रखना है विकर्ण आव्यूह। और एक चीज और है कि विकर्ण आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह होगा, ठीक है, याद रखना। शून्य रिक्त आव्यूह क्या होता है, शून्य रिक्त आव्यूह होता है जिसके सभी अवयव 0 भले ही कितने क्रम का आव्यूह न रहे, और बराबर तो 0 आना ही है आपका, लिख सकते हैं। वैसे इस तरह से लिखना नहीं है, अभी आपको इस तरीके से ही लिखना है, ये आपका सही है। इसके बाद इकाई तत्समक आव्यूह, ये क्या होता है, इसको हम लोग इकाई तत्समक आव्यूह हम लोग आई से शो करते हैं, एंड आई बराबर क्या होता है हमारा 1 0 0 1, ये 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है। और इसको अगर हम लोग 3 क्रम 3 का आव्यूह लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इसी प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण आव्यूह। नेक्स्ट विकर्ण आव्यूह क्या होता है, अभी हम लोग जो मुख्य विकर्ण पढ़ा था ये आपका मुख्य विकर्ण होता है, और अब हम लोग विकर्ण आव्यूह पढ़ेंगे। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, देखिए विकर्ण आव्यूह वो होता है, मुख्य विकर्ण में क्या होता है कि यहाँ पे आपके और भी अवयव होते हैं साथ में, लेकिन जो विकर्ण आव्यूह होता है उसमें क्या होता है कि ये होते हैं ना, ये सारे अवयव शून्य होते हैं। सिर्फ विकर्ण, जो विकर्ण होता है वो मुख्य विकर्ण, उसमें ही जो होते हैं ये लिखे हुए तो अंक होते हैं और बाकी सारे अवयव शून्य होते हैं, इसको हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अदिश आव्यूह। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण अवयव समान होते हैं सदिश आव्यूह कहलाता है, और अदिश आव्यूह कहलाता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा है वो उपत्रिभुजीय आव्यूह। उपत्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, यहाँ पे देखिए, उपत्रिभुजीय आव्यूह वो होगा जिसमें जो मुख्य विकर्ण होता है उसके वो अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव और उसके ऊपर वाले के अवयव सभी अशून्य होते हैं, यानी यहाँ कुछ संख्या और ये वाले सारे शून्य होते हैं। और इसी प्रकार निम्न त्रिभुजीय, निम्न त्रिभुजीय में नीचे वाले सारे क्या कहा जाता है अशून्य होते हैं, और ऊपर ये जो 3 होंगे ये शून्य होंगे। आइए आप सब लोग आप भी प्रकार समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे, अब ज्यादा इसमें कुछ दिया गया है नहीं, देने को है नहीं, तो अब हम लोग सीधा एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चूंकि आप लोग जानते हैं जो आपका ये है, ये आपका प्रश्नावली 3.1 है, क्योंकि अभी आपका तीसरा चैप्टर है। तो प्रश्नावली 3.1 में हम लोगों को पहला क्वेश्चन दिया गया वो है, वो हम लोगों को एक आव्यूह दे रखा है जो इस प्रकार है। और सबसे पहले आप यहाँ देखिए ये हमारा कितने क्रम का आव्यूह, तो इसका हम लोग क्रम लिख लेंगे। जो हमारा क्रम है ये, वैसे ये पूछ नहीं गया बट मैं लिख के आपको बता दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए पंक्तियां कितनी हमारी 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं तो 3 गुणित थे, और अब स्तंभ देखें तो 1 2 3 4, 4 स्तंभ में, ठीक है। तो 3 गुणित 4 का क्रम का ये आपका आव्यूह। वैसे इसको सॉल्व आपको करना नहीं होगा आगे, ये तो आपको सिर्फ दे दिया है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट दे रखा है कि आव्यूह की कोटि क्या है ना। तो आव्यूह की कोटि क्या, देखिए जो हमारा ये कोटि, एक चीज कोटि क्या होती है, कोटि का मतलब आव्यूह कोटि पूछी जाए या क्रम पूछा जाए वो आपकी एक ही चीज होती है, तो ये आपका 3 गुणित 4 ही हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या दे रखा है
दूसरा पॉइंट हम लोगों को दे रखा है अवयवों की संख्या कितनी है इसमें, तो अवयवों की संख्या आप कैसे निकालनी है, आपको गिनना नहीं है क्योंकि ये छोटा अवयव है, बड़ा अपना तरीका था। तो यहाँ पे आपको अवयव संख्या बराबर, पहले आपको लिखना अवयव संख्या उसके बराबर 3 × 4 बराबर इसको आपको गुणा कर देना 12। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या दिया गया है कि क्या है कि अवयव A13 A21 A33 और A24 A23 इनके आपको नाम लिखने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो आपका A13 एक तो देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये 19 हो जाएगा। फिर A21 क्या आपको दिया गया है, A21 आपका 35 है। A33 क्या है, A33 आपका -5 है। A24 कितना है आपका, A24 आपका 12 है। ठीक है। इस बार A23 आपको है 5/2। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया। हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया गया है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। आइए आप लोगों के पास बुक होगी, आप अपने बुक में क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग दिया है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या। देखिए यदि अवयव में 24 अवयव हैं तो अवयव की संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। पहला तो आपका 1 × 24 हो सकता है कि एक पंक्ति हो और 24 कॉलम हो। दूसरा आपका 2 × 12 हो सकता है ना। तो ये आप लाइन से लिखी तो आप सारी जो संभव कोटिंग है वो आप लिख सकते हैं। एक 3 × 4 हो सकता है, एक 4 × 6 हो सकता है। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 2 × 12 ले 12 × 2, ऐसा ही मत लिखिए, आप लाइन से लिखिए 4 तक आ गई, इसके बाद आप 5 देंगे, 5 से उनको 6 नहीं, तो 6 × 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे 8 × 3 लिखिए, 8 × 3 बाद 12 × 2 लिखिए और लास्ट आपका जो है वो 24 × 1 है। और यदि आप भी, मैं आपसे पूछा कि यदि आप भी 13 अभी हम, ये कब के लिए था, ये पहला पॉइंट था आपका जब 24 अभी, यदि 13 अभी हो तो इसको मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये आप घर से होमवर्क में करना, खुद से ट्राई करना। आप नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। यदि अवयव देखिए 18 अवयव हैं तो अवयव की संभव, ये वाला भी क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग दिया है, एक 2 × 2 अवयव ए बराबर AIJ, एक 2 × 2 क्रम का अवयव है, ए बराबर कितना दिया है AIJ। इसका क्रम क्या है, क्रम भी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्रम हमारा 2 × 2 का क्रम है। की रचना जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। पहला आपको दिया गया है AIJ इज इक्वल टू I+J होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शायद एग्जाम पूछा भी नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको A11 निकालना है। A11 क्या होगा, सबसे पहले आप एक चीज जानिए कि जो आपका अवयव होता है वो कैसा होता है। आपका A11 A21 A12 A22, ये आपका 2 क्रम 2 का ही रखना, तो इतना ही होगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको A11 निकालना है, A12 A21 A22 निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप A11 निकालेंगे। यहाँ पे देखिए A11 आपका कितना हो जाए, यहाँ पे आपको I की जगह भी 1 रखना है, यहाँ देखिए I की जगह 1, J की जगह भी 1, तो 1 + 1 होल ऑफ स्क्वायर बाई 2, तो इतना हो जाए 112 एंड 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, तो ये आपका 2 आ जाएगा। इस पर आप A12 निकालेंगे, A12 आपका 9/2 आ जाएगा। A21 निकालेंगे, A21 आपका भी 9/2 आएगा। इसके बाद A22 निकालेंगे जो आपका 8 आ जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे आप भी हो जाएगा, अभी आप A मान सकते हैं, हो जाएगा वो आपका A11 की जगह यहाँ पे देखिए हम लोगों का 2 आया है, इसे A12 जो है 9/2 आया है, यहाँ पे भी 9/2 एंड 8। ठीक है, ये आपका अवयव है। इसके सेकंड पार्ट भी दिए गया है, एंड सेकंड पार्ट क्या दिया गया है कि AIJ बराबर I/J। यहाँ पे आपको क्या करना है, एंड थर्ड पार्ट भी है AIJ बराबर, यहाँ पे भी आपको उसी तरह से वैल्यू रखनी है। बस ये मान लीजिए कि आप
जो आप 6 7 में सॉल्व करते थे कुछ क्वेश्चन, उन्हीं की तरह, बस आपको यहाँ पे 1 2 इस तरह से मान रखें, जिस तरह मैंने रखने। ये दोनों आप, ये जो क्वेश्चन दिए गए ये दोनों आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। ये आपको होमवर्क है एंड ये वाला भी आपको होमवर्क। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या दिया गया है आपको मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को दिया है एक 3 × 4 अवयव रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होंगे। ठीक है, इसका जो सेकंड है वो तो इसी तरह ही है, तो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आप लोगों को दिया है 2i कैफ, सॉरी मुझे कैफ याद आ गया, वेक्टर 2i - j है, ये आप कर लेना वैल्यू रखकर। एंड जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको करा देता हूँ। जो आपको दिया गया है aij = 1/2 माइनस का 3i कैप प्लस जे कैप, ये मैं आपको इसलिए करा देता हूँ, सॉरी कैप बार बार लग जाता है गलती, वेक्टर का याद आ जाता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें मॉड लगा हुआ है एंड मॉड से 2 वैल्यू निकले, मतलब मॉड से कुछ भी माइनस नहीं निकल रहा है। वैसे आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इससे ज़्यादा आप कर लेना, है ना। तो a11 = 1/2 एंड -3 इंटू आई जगह 1 आएगा, प्लस जे की जगह भी 1 आएगा, तो 1/2 यहाँ पे -3 और +1 -2 हो जाएगा। बट आप जानते हैं कि मॉड से कोई भी चीज बाहर निकलती है तो वो प्लस की हो जाती है, तो यहाँ पे आपका ये 1 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म। इसी प्रकार आप a12, ठीक है, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24, a31, a31, a32, a33, a34 निकालेंगे और a बराबर ज्ञात कर लेंगे आप भी। अब कुछ लोग कहेंगे ये 3 4 तक सर्किल निकालना, तो इसका कारण ये है कि जो आपसे पूछा गया वो आपको 3 × 4 क्रम का अवयव पूछा गया है, तो उसी हिसाब से आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वो हमको दिया गया है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला जो हम लोगों को दिया गया है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए। y1 z5, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से आप तुलना कर दीजिए। तो ये y की जगह 4 लिखा है तो y = 4 आ जाएगा। x की जगह पर x के देखिए x यहाँ पे a21 की जगह लिखा है x एंड यहाँ पे a21 की जगह लिखा है, तो यहाँ पे x = 1 आया। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड z यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, तो z = 3 आ जाएगी, आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है उसको भी इसी प्रकार सॉल्व कर लें। एंड थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि उसमें इक्वेशंस बनेंगी। थर्ड क्वेश्चन में देखिए इक्वेशन, आप क्वेश्चन देख लीजिए और उसमें सीधे सीधे लिखा है, पहला xyz = 9 हो जाएगा एंड x + z = 5 हो जाएगा, y + z = 7 हो जाएगा, ठीक है। इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे और x y z की वैल्यू निकल, चाहे मैं सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इनको मान लेंगे और इसके बाद हम लोग जो समीकरण फर्स्ट और थर्ड है उनको सॉल्व करेंगे। आप किसी भी सॉल्व करने में यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करता हूँ, तो इनको सॉल्व करने से क्या हुआ, जो आपका y कट जाएगा, z से z कट जाए तो x = आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका x का वैल्यू आ गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो x = 2 है समीकरण 2 में रखने पर इसका वैल्यू है जो समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 + z = 5 हो जाएगा, तो z = 3 हो जाएगा। कुछ लोग राइटिंग देखते हैं, राइटिंग मत देखो, राइटिंग है जैसी, फिर आपको तो मैं बता रहा हूँ ना सही। इसके बाद है ना, तो इसके बाद आप
समीकरण नंबर फर्स्ट में ई वैल्यू रख दीजिए और बाई का रहेगा तो आप समीकरण नंबर थर्ड में वैल्यू रखिए, मैं आपको ऐसा कहूंगा थर्ड से। इसमें जेड का वैल्यू रखें तो बाई प्लस जेड ये 3 आ जाएगा इक्वल टू 7, तो बाई इज इक्वल टू 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आपकी वैल्यू सारे आंसर्स निकल आए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का समीकरण एक हम लोग को दिया गया है इसी प्रकार से, बट वो थोड़ा बड़ा है। से ए बी तथा सी के मान ज्ञात, सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें 3 इक्वेशन नहीं तो उसमें 4 इक्वेशन बनेंगी। और आपको कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वैसे ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह, इस क्रम का एक आपको वर्ग आव्यूह है। तो इसमें आपको दिया गया कि लिख देता हूं यहाँ पे इक्वल टू ए आई जे और इसका क्रम है एम क्रॉस एन है ना। तो इसमें पहला बोला गया है ए नंबर कि यदि एम एन से छोटा हो तो क्या होगा। सॉरी, ये आपका एमसीक्यू है। इसमें आपको ये ऑप्शन दिया गया पहला, ये मतलब इसका पॉसिबल है, ये पूछा गया आपको। सी नंबर आपको दिया गया एम क्रॉस एन, डी नन ऑफ दीज। ठीक, इनमें से कोई नहीं है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो हम लोगों को वर्ग आव्यूह एम क्रॉस एम इक्वल टू एन हो जाएगा, मतलब ये आपका वर्ग आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, वर्ग आव्यूह में क्या होता है, जो पंक्तियों की संख्या बराबर होती है स्तंभों की संख्या, इसलिए एम क्रॉस एन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित योग में समान है, ये बोला गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पे भी हमारी इक्वेशंस बनेंगी। तो पहली इक्वेशन जो हमारी बनी 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, यहाँ से आपका x का वैल्यू माइनस का 7/3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 7 आपका आ जाएगा, है ना। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद यहाँ पे आप 5 और इसका जो आपका A1, आपका A13, आई एम सॉरी मेरा मतलब A12 दिया गया है और A21, यहाँ पे आपको क्या दिया गया 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका -2 सॉरी +2, तो x इक्वल -2/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से जो x की वैल्यू है वो समान नहीं है दोनों बार में, अतः x और y ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ पे आप लिख दें अतः x और y ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया है 3 गुणित 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या है जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। ठीक है, इसके ऑप्शंस भी दिए गए, पहला दिया गया 27, दूसरा दिया गया 18, तीसरा दिया गया 81 एंड चौथा दिया गया 512। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है 3 क्रॉस 3 कोटि के ऐसे अवयव कुल कितनी संख्याएं पूछी हैं। तो देखिए, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका 512 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 3 क्रॉस 3 अवयव के कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या कुल 9 होगी, क्योंकि 3 तरह का 9 अवयव, अवयवों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या, कुल लिख देता हूँ, कुल अवयवों की संख्या 9। प्रत्येक अवयव के चयन की विधियां कितनी हो जाएंगी, 2 है, क्योंकि 0
क्योंकि देखिए प्रत्येक अवयव के चयन की विधियां, प्रत्येक अवयव के चयन की विधियां, ये आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगी, दो हो जाएंगी, क्योंकि आपको दिया गया है 0 या 1, आपको प्रविष्टियां दी हैं, प्रविष्टि दी गई है। इसके बाद इसलिए 9 अवयवों के चयन की विधियां क्या हो जाएंगी, इसलिए 9 अवयवों के चयन की विधियां, 9 अवयवों के चयन की विधियां, ठीक है, चयन की विधियां क्या हो जाएंगी, 2 की घात 9, ये आपका 512 हो जाएगा। या अब अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, 512, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे हमारा 3.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है एनसीईआरटी। नेक्स्ट वीडियो हम आपको इसकी एनसीईआरटी की तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 खत्म करा देंगे। धन्यवाद।